कोई अगर गड़बड़ झाला हो भी रहा है, मैं कह नहीं रहा कि हो रहा है, अगर कोई हो भी रहा है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये समझ लेना कि ऊपर मोदी और यूपी में योगी और खामी में रमन कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात। सड़कें हुई पड़ी हैं और कितनी अच्छी नालियां हुई पड़ी हैं, लंदन से अच्छी है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही रहे हो, तो हम ये कह दे कि आज से खामी गांव का नाम बदल के लंदन धर दे पर नहीं, आज तो नहीं धर सकते हम। पर एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने, आप दर्शकों ने भी मेरे देखे हैं कि मैंने रमन जी के भाव सुने हैं, उनके आने वाली 5 साल की रणनीतियां देखी हैं, एक इमेज उन्होंने गाँव के है। 5 साल बाद गाँव का नाम हम खामी नहीं बोलेंगे, लंदन ही बोलेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लंदन फेल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल 24 न्यूज़ और आज आए हम खामी गांव में भाई रमन देव शर्मा जी से चुनावी चर्चा करने के लिए कि आने वाले चुनाव में उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और गांव की वो कितनी सेवा करने वाले हैं। चलते हैं अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका बैनर लगा हुआ है भाई रमन देव शर्मा जी का, और सामने बैठे हुए हैं भाई रमन देव शर्मा जी और गाँव के कुछ गणमान्य लोग भी बैठे हुए हैं, बूढ़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं। आइए अब करते हैं भाई रमन देव शर्मा जी से बातचीत। नमस्कार। नमस्कार जी। आपको भी नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय निकाला, मैं आपके लिए कृतकृत हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, बारंबार धन्यवाद। विराजिए, आप बैठिए सर। तो शर्मा जी, अब की बार खामी का जो इलेक्शन है इसमें आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सरपंची का? दरअसल सर, मैंने कभी राजनीति में आने की सोची नहीं थी। बाकी पिछले 15 साल से कुछ सामाजिक कार्य वगैरह जो मेरे द्वारा किए गए, मैं खुद अपने मुंह से उनके बखान नहीं करूंगा, प्रशंसा नहीं करूंगा। उससे मेरे जो भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरी माताएं, बस्ती माता की जो मेरी बहनें हैं, वो सब उत्साहित हैं। उन सब का ये कहना है कि जब बिना किसी पद पे रहते हुए हमारे से अच्छे कार्य हो रहे हैं, हमारी गांव के प्रति ये भावना है, ग्रामवासियों के प्रति ये भावना है, तो बस्ती माता को लगता है कि पद पे आने के बाद में हम कुछ विशेष बस्ती माता के लिए, अपने खांबी गांव के लिए हम कर पाएंगे। इस विषय में मैं एकदम से, ये नहीं है कि मेरी कोई पहले से योजना थी कि मैं सरपंची पद पे खड़ा हूँ। इसके लिए बाकायदा मंथन हुआ। पहले हमारे चारों पट्टियों में से लोग आए, मौजूद आदमी आए, सामाजिक आदमी, बुज़ुर्ग हमारे आए। उन्होंने अपना ये सब हमारे को कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। मेरे मना करने पे उनका ये जवाब था कि अगर आप एक तरफ राजनीति को बुरा भी कहते रहोगे और आप जैसे इंसान राजनीति में आएंगे नहीं, तो फिर आपको बुरा कहने का कोई हक नहीं है। या तो आप खुद आओ और जो भी कमियां हम महसूस कर रहे हैं, जो भी कमियां आप महसूस कर रहे हो, आपकी ये बस्ती है, आपका ये गांव है, आप हमारे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप राजनीति को कोसते हुए ना, बल्कि राजनीति में प्रवेश करके गांव को समृद्ध बनाएं, अग्रसर करें। तो ये वजह थी मेरी इस राजनीति में आने की। तो शर्मा जी, अभी तक आपने कितने विकास कार्य कराए हैं बिना किसी पद पर रहने से पहले? देखिए, वैसे मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं खुद बताता हूँ, अच्छा नहीं लगता, परंतु अगर आप कह रहे हो तो थोड़ा सा तो देखिए, जो पिछले तकरीबन 7-8 साल से बीजेपी पार्टी हमारी सत्ता में है और हम माननीय विधायक जगदीश नायर जी से, राम रतन जी के पूर्व विधायक हैं जो राम रतन जी, उनके पुत्र हरिंदर जी से, श्री कृष्ण पाल जी से जो एमपी हैं, मंत्री भी हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो जो भी जायज़ काम, सामाजिक कार्य थे, कभी भी किसी को कोई परेशानी आई तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया, किसी को परेशान नहीं किया, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करी, अपना ही तेल इस्तेमाल किया और जो संभव हो सका वो किया जी। इसके अलावा जैसे कि अब हमारे यहाँ सीवरेज का काम है, तो माननीय कृष्ण पाल जी से मैंने निवेदन किया था, मैंने कहा जी हमारा भी गांव बड़ा है, तो सीवरेज का काम लगभग 90% संपन्न हो चुका है। उसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ अभी तक पंचायती तो छोड़ो, वैसी भी कोई वाटिका वगैरह नहीं थी, तो मेरे दादाजी परम पूजनीय स्वर्गीय श्री धारामल जी, मेरे पिताजी पूजनीय श्री जगदीश चंद जी, उनके द्वारा 1 एकड़ ज़मीन यहाँ पे ब्रिज परिक्रमा मार्ग में दानार्थ छोड़ी गई थी। उसमें हमने 100 बाई 90 का शेड बनाया ताकि ब्रिज परिक्रमा वाले भी उसका सुविधा का लाभ उठा सकें। और
हमारी बस्ती में किसी को भी कोई शादी करनी है, कोई जसूटन करना है, कोई और कुछ करना है, वो सब के लिए ही टोटली फ्री, ना कोई बिजली का है उसमें कुछ, ना कोई पानी का है। इसके अलावा तकरीबन लगभग आधे से गांव में 7 वर्ष से एक जल सेवा चल रही है। जल की हमारे यहाँ दिक्कत थी, अब खैर कृष्णपाल जी से अनुरोध करके, माननीय हमारे विधायक हैं जगदीश नायर जी, उनसे अनुरोध करके हमने 3 बूस्टर और लगवाए हैं, जो जिनमें से कि तकरीबन 2 बूस्टर चालू हो गए, एक अभी नहीं हुआ। तो ये अब तो खैर पानी की समस्या दूर होती जा रही है। बाकी पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा समस्या थी। 7 वर्ष पहले यहाँ पास में एक नहर है, तो नहर के पास में हमने बोर करके उसके लिए हमने जनरेटर रखा हुआ है, स्पेशल 3 फेज़ का कनेक्शन लिया हुआ है। दिन में 2-2 घंटे करके 3 बार पानी चलता है, जो कि सबके लिए निःशुल्क है। अगर किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कोई विशेष प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जो हमारे मुनीम रहते हैं, तो सबके पास में उसका नंबर है, कोई भी फ़ोन करके एनी टाइम कभी भी पानी चलवा सकता है। ऐसे जैसे संभव, मतलब अपने जेब से हम अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे अब तक ना कोई प्राइवेट जिम थी, ना कोई पंचायत की तरफ से युवाओं के लिए सुविधा थी। तो यहीं पे हमारा धर्म कांटा है, धर्म कांटे के पास में हमने एक जिम लगाई। आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं है तो ज़्यादा छोटी भी नहीं है, पर लोगों में, नए युवाओं में जब उत्साह देखा तो उत्साह कम था, क्योंकि पैसों से, क्योंकि प्राइवेट थी, देखो उसमें बिजली का भी खर्चा है और भी सब है। पर मैंने ये सब देखते हुए फिर यही निर्णय लिया, मैंने वो भी पूरे अपने युवा भाइयों के लिए टोटली रूप से फ्री कर दी। और ये जब तक फ्री रहेगी, जब तक अगर बस्ती माता मुझे आशीर्वाद देती है और हम पंचायत में आते हैं, उसके बाद में कम से कम 2 जिमों का, क्योंकि बड़ा गांव है, 2 जिमों का हम पंचायत की तरफ से इंतज़ाम करेंगे। जब तक हम इंतज़ाम नहीं करेंगे, जब तक ये सबके लिए फ्री सेवा में रहेगी। चलो, आपने युवाओं की कसरत की तो बात कर दी, पर आती है स्वास्थ्य की बात। जी जी। खामी गांव में अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं है, तो आप उसके लिए क्या आपकी व्यवस्था रहेगी? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमारी माननीय विधायक साहब से भी बात हुई थी, कृष्णपाल जी मंत्री जी से भी बात हुई थी, और बहुत खुशी का विषय है कि वो कार्य प्रगति पे है। 20-25 बेडों का हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। बाकी फिर भी उसी बात पे आ जाओ कि जो मेरे लेवल में अधिकार क्षेत्र में है, आप यहाँ सामने देख सकते हो नर्सिंग होम है, तो मैं बड़ा विनती करके, बड़ा गांव में हमारे यहाँ कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं था, ज़्यादातर वैसे ही डॉक्टर थे, तो मैंने विनती करके, निवेदन करके यहाँ ATM की भी व्यवस्था करवाई है। मैंने यहाँ ये नर्सिंग होम भी खुलवाया है, ये डिग्री वाले हैं, झोला छाप नहीं है। तो देखिए, बिना एक किस लिए मेरे को, मेरे भाई, मेरे बंधु, माता बहनें किस लिए मेरे को लाना चाहती हैं राजनीति में, केवल यही वजह है कि भाई एक तो होता है जेब से कुछ करना, और एक होता है कि जेब से भी करना प्लस सरकार हमारे को दे रही है, तो हम क्यों वंचित रहें। ऐसा नहीं, सरकार ने नहीं दिया, हमारे यहाँ के लिए स्टेडियम दिया, हमारे यहाँ के लिए पावर हाउस दिया, किन्हीं कारणों के, मैं किसी पे भी आरोप नहीं लगाऊंगा। कहते हैं कि जब हम खुद करके दिखाएंगे तो किसी को कुछ अच्छा लगेगा। अगर हम घोषणाएं मेरे से पहले भी जो उम्मीदवार आते रहे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो घोषणाओं तक ही सीमित रहे, तो इसलिए मैं घोषणा ना करके मैं प्रैक्टिकल रूप में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हैं, नहीं कहनी चाहिए एक बात, मैं अपने गांव की नहीं कह रहा, मैं सब जगह की कह रहा हूँ। 500-500 600 रुपये में चाइनीज़ लाइट आ जाती हैं, वो 15 दिन चलती नहीं है, उनके बिल 6-6 हज़ार के, 5-5 हज़ार के उनके बिल काटे जाते हैं, जो कि गलत है। जिस चीज़ के लिए सरकार पैसा दे रही है, वो काम पूरी तरीके से, उचित तरीके से करना चाहिए। तो शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अभी तक बिना किसी पद पर रहते हुए गांव में इतने विकास कार्य कराए, और जैसा कि हमने भी देखा गांव की जो नालियां हैं वो पूरी भरी हुई हैं, जिससे काफ़ी गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं मच्छरों की गांव में, और रास्ते भी सही नहीं है। तो वर्तमान सरपंचों ने क्या कार्य कराए हैं? देखिए, ये तो अगर आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या मेरे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा भाई बैठे हैं, अगर आप इनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं उस चीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि मैं उनकी निंदा करूं। अगर मैं उनकी निंदा करूं, मैं ऐसे ही पागल बना के मैं सरपंच बन जाऊं और फिर लोग मेरी निंदा करें, मुझे ये पसंद नहीं है। जो उन्होंने किया उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने नहीं किया, बस्ती ने इसीलिए मेरे को आगे किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया या इतना वो नहीं कर पाए, अपनी कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए, इसलिए बस्ती माता ने मेरे को आगे किया। मैं करने में विश्वास रखता हूँ। मैं क्यों किसी का, मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूँगा वो बस्ती देखेगी। और आज से 5 साल बाद आप आना, मेरा आपसे स्पेशली अनुरोध है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, इनविटेशन देता हूँ। जब आप मेरी बस इन्हीं लोगों से, मेरे इन्हीं बुजुर्गों से, मेरे इन्हीं युवा भाइयों से पूछना कि पहले में अब में क्या अंतर है। तो इसके बाद शर्मा जी एक सवाल आता है कि भारतीय फौज में सबसे ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं वो जाते हैं गांव से। जी जी। तो खामी गांव में उनके दौड़ लगाने के लिए, उनकी कसरत करने के लिए कोई स्टेडियम या कोई मैदान है? जी बिल्कुल, वो सबसे ऊपर है। शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई और खेल की बात हुई। मैं एक आपसे आश्वासन ज़रूर दूंगा कि अब तक आपने खाली बात करी हमारे युवा भाइयों की, मैं अपनी बहनों की भी बात करूंगा। अब तक जो खाली घुंघरू की आवाज़ सुनी है, मेरे को ऐसा भी विश्वास है कि ये इस बस्ती में हमारी में ये मेडलों की भी आवाज़ सुनेगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। आपने जो बात कही, युवाओं के लिए ना कोई स्टेडियम है, ठीक है जी, ना कोई जिम है। और युवा तो क्या है कि अगर उनको मेहनत करनी है तो सड़क पे भी दौड़ भाग कर लेंगे, बाकी हमारी बहनें क्या करेंगे। तो ये मेरे शिक्षा, खेल, क्योंकि आजकल क्या है, हमारा एक वो है कि भाई खाली पढ़ाई करो, बच्चों को ये दो, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसलिए हम खेल के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी अब हम पिछले 5-7 साल से महसूस कर रहे हैं, हम अपने पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेडल आए बढ़ने पे ये बात। तो इस पे हमारे को पूरा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसके लिए भी एक होना चाहिए कि भाई अगर गांव लेवल पे कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें हम ये इनाम देंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है तो हम ये देंगे, अगर मान के चलो हरियाणा लेवल पे होती है तो ये देंगे, इंटर लेवल पे, इंडिया लेवल पे होती है तो हम ये देंगे, इंटरनेशनल, तो उससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये मेरी योजना में सबसे आगे है। लड़कियों के लिए 12वीं तक कोई स्कूल है? देखिए सरकारी स्कूल, हाँ स्कूल तो है। बाकी क्या है कि लड़के और लड़कियों का इकट्ठा गवर्नमेंट स्कूल है। तो एक हमारे यहाँ कन्या पाठशाला जिसको कहा जाता है, उसको गवर्नमेंट बंद करने की योजना कर रही है, क्योंकि लड़कियों को भी वहीं शिफ्ट किया जाएगा। जबकि हम इस पक्ष में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 12वीं तक का लड़कियों का भी अलग स्कूल हो और लड़कों का भी अलग स्कूल हो, और इस पर मेरी मेहनत जारी है। मैं इस बारे में मेरी माननीय मंत्री जी कृष्ण पाल जी से भी बात हुई है, विधायक साहब से भी बात हुई है। हमारी पूरी कोशिश है, पूरे प्रयास हैं कि इस कन्या पाठशाला को गवर्नमेंट बंद ना करे और इसको 12वीं तक की मान्यता दे। और गांव की जो साफ़ सफाई है उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा अगर आप सरपंच पद हासिल कर लेते हैं? देखिए अभी तो क्या है कि सब कुछ एक साथ में तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीवरेज की वजह से बड़ा हमारा गांव है, तो सीवरेज की वजह से पूरी रास्ते सब खुदा के, आपने देखा होगा, बहुत बुरा हाल है। बाकी तरीके से काम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर काम इस तरह से होगा कि बस्ती माता को, हमारे बुजुर्गों को पूरा संतोष मिलेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया, मैं उसी तरीके से ढंग से नालियाँ बनेंगी, पानी का निकास सही किया जाएगा, पानी को नाले तक पहुँचाया जाएगा या जोहड़ों में पहुँचाया जाएगा। ये सब मेरे उसमें एजेंडे में है जी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है आज के समय में बेरोजगारी का। जी जी। सरपंच का तो देखो इतना उसमें नहीं बनता, फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर करेंगे गाँव में? देखिए ऐसा है, अगर गाँव में कुछ काम किए जाएँ तो कुछ हद तक बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सकता है। सपोज़ करो जैसे कोई गांव में छोटे मोटे उद्योग, उनके लिए बच्चों को प्रोत्साहन देना, उनकी मदद करना। रही बात, ऐसा नहीं है, मैंने अपना, आप जैसों से मेरे संपर्क हैं, कंपनी में भी मैंने तकरीबन, यहाँ सब हमारे बुज़ुर्गों को पता है, लगभग 25-26 बच्चे मैं लगा चुका हूँ। 4-6 बच्चे डीसी रेट पे भी मैंने मंत्री जी से अनुरोध करके, विधायक साहब से अनुरोध करके लगवाए हैं। बाकी आगे रोज़गार के साधन जो मेन एजेंडा है, क्योंकि सबको ये, एक पहली बात तो ये मेरा काम नहीं है, आप जैसों से संपर्क है इसलिए ये सब संभव हो पाया। बाकी ज़्यादा नौकरी पे भी ध्यान दो, नौकरी के साथ साथ खेल कूद पे भी ध्यान दो, आजकल उसमें भी रोज़गार के अवसर हैं। छोटे उद्योगों पे ध्यान दो, उसमें भी रोज़गार के अवसर हैं। तो ये सब, जैसे कि अभी हमारे ये पुल चालू नहीं हुआ था, यह बामनी खेड़े वाला पुल चालू हो गया, आगे जमुना पुल पे काम चल रहा है। उसके बाद में मैं थोड़ा इस लाइन से जुड़ा हुआ भी हूँ, मैं श्री बालकृष्ण आचार्य जी से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी दिन से देवी चित्रलेखा जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद में हमारे जो प्रयास रहेंगे वो ये रहेंगे कि यहाँ छोटे मोटे उद्योग तो बैंक से हम हेल्प लेके अपने युवाओं को करवाएं, बाकी कोई 2-4 बड़े भी हम कंपनी, फैक्ट्री वगैरह हम लेके आएँ। और ऐसा आश्वासन हमारे को श्री पूजनीय बालकृष्ण जी ने भी दिया हुआ है। तो शर्मा जी, आपकी ये बात तो सही है, पर लॉकडाउन के बाद से जो हमारा व्यापारी वर्ग है या जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, उनकी हालत बहुत खस्ता है। लोग कर्ज की दलदल में फंसते जा रहे हैं, व्यापार चल नहीं पा रहे हैं।
तो ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि बड़ी आसानी से ये हल हो जाए। देखिए उसमें ना एक थोड़ी राहत हमारी सरकार ने भी दी है। वैसे ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये सरकार के लेवल का काम है, क्योंकि उस लॉकडाउन की चपेट में तो देखो मैं खुद भी रहा हूँ, मेरे को भी बहुत काफ़ी नुकसान गया है। लॉकडाउन की चपेट में मैं खुद भी रहा हूँ, पर जैसा कि मेरे को जानकारी है, किसान भाइयों के लिए सरकार ने एक विशेष छूट दी है कि अगर कोई टाइम पे लोन अदा नहीं कर पा रहा है तो उसके घर की या खेत की किसी चीज़ की कोई नीलामी नहीं होगी, उसको समय दिया जाएगा। 2-4 मैंने ऐसे भी, जो आपने अभी सवाल किया, 2-4 मैंने ऐसे भी किए हैं कि सेटलमेंट वगैरह बैंक वालों से रिक्वेस्ट करके, भाई जब किसी का रोज़गार ही बंद हो गया तो वो कहाँ से आपका ऋण देगा। ऊपर अपर लेवल तक मैंने बात करके वो जो कि त्यों में, मतलब सपोज़ करो 4 साल पहले 3 साल पहले जितना लोन लिया था वो उतने में ही सेटलमेंट करके निपटाया है। बैंक वाले भी ऐसा नहीं है, कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी ये अपर लेवल की, इसके लिए मैं, आपने मेरे को बिल्कुल सही दिशा निर्देश दिया है, तो अब जैसे ही मंत्री जी से मुलाकात होती है तो इस विषय में मैं ज़रूर बात करूँगा। जी, तो जैसे कि खामी गांव शहर से काफ़ी दूर है, परिवहन की क्या व्यवस्था है? जो सुबह बच्चे बाहर कॉलेज में जाते हैं या नौकरी पे जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था है अभी तक? देखिए परिवहन की जो व्यवस्था है वो लगभग यहाँ पे सही है। गवर्नमेंट बस यहाँ पे चलती हैं हसनपुर से पलवल के लिए, ऑटो वगैरह भी चलते हैं। लगभग कितनी बसें चलती हैं? देखिए यहाँ हर आधे घंटे में बस सर्विस है। आधे घंटे हाँ जी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सरकार के द्वारा बिल्कुल एकदम बढ़िया है। स्कूलों की बात है तो स्कूलों की तो पर्सनली अपनी बस आती हैं, और सपोज़ करो जो कॉलेज के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट बस से जाते हैं। परिवहन में हमारे बस्ती में, हमारे गांव में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे युवा साथी और बुजुर्ग आपको बताएंगे परिवहन व्यवस्था अच्छी है। और गांव में एक व्यवस्था और होती है आंगनबाड़ी की, जी जी जी। उस व्यवस्था के बारे में? देखिए आंगनबाड़ी की जो है वो अपना सही है, सरकार की तरफ से जो चल रहा है उसमें मेन रूप से तो वो क्या होता है कि सरपंच की देख रेख में होता है। ठीक है जी, सही वितरण हो रहा है, सही माल आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा, तो वो पद अभी तक मेरे पास में है नहीं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। बाकी कोई अगर गड़बड़ झाला हो भी रहा है, मैं कह नहीं रहा कि हो रहा है, अगर कोई हो भी रहा है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये समझ लेना कि ऊपर मोदी और यूपी में योगी और खामी में रमन कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात। तो आज हमारे साथ देव चौधरी भारतीय जी फिर से जुड़ चुके हैं और देखते हैं कि खांबी के सरपंच पद के चुनाव पर उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका देव चौधरी भारतीय जी। सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मैं उज्ज्वल 24 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज खामी गांव में आए हैं और उन्होंने खामी गांव के हाल देखे हैं। आपने जैसा राहुल जी देखा ही होगा कि कितनी अच्छी तो सड़कें हुई पड़ी हैं और कितनी अच्छी नालियाँ हुई पड़ी हैं, लंदन से अच्छी है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही रहे हो, तो हम ये कह दे कि आज से खामी गांव का नाम बदल के लंदन धर दे। पर नहीं, आज तो नहीं धर सकते हम। पर एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने, आप दर्शकों ने भी मेरे देखे हैं कि मैंने रमन जी के भाव सुने हैं, उनके आने वाली 5 साल की रणनीतियां देखी हैं, एक इमेज उन्होंने गांव के है। 5 साल बाद गांव का नाम हम खामी नहीं बोलेंगे, लंदन ही बोलेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लंदन फेल हो जाएगा। आप इस चीज़ को, आपने जैसा देखा कि अभी पिछले 2005 में जो सरपंच है वो भी आए हैं। आप देखो दोस्तों, मतलब वो भी इनसे प्रभावित हुए हैं। ये कैंडिडेट कोई खुद पर्चा भरने नहीं गए कि नहीं, जब ये गए थे तो मैंने देखा है कि उनके साथ 1000-2000 औरत शक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भी उनके साथ खड़े थे। तो मेरे को तो ये लगता है कि खामी गांव में, राहुल जी, जैसा मैंने अपने देखा है, खामी गांव में एक तरफा माहौल है रमन जी का। तो और फिर मैंने उनकी एक और विशेषता है जो जनता को इंटरव्यू में देखनी चाहिए, वो अपनी बात ये नहीं है कि जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपसे कहा था कि कुछ सरपंच ऐसे होते हैं, आप उनको एसपी साहब के पास ले जाके खड़े कर दो। अगर आपके गांव में कुछ गलत भी हो रहा है ना भाई साहब, उसको भी नहीं कह सकते। और हमारे रमन जी में हमने अभी देखा है कि उन्होंने गांव में बिना किसी पद के होते हुए भी ऐसे कार्य करवाई हैं जो केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से करवाई हैं। तो इस चीज से हमको यह पता चलता है और हमारे जनता को भी यह पता चलता है कि वो अपनी आवाज सिर्फ एसपी साहब के आगे नहीं, विधायक साहब की बात हो या केंद्र मंत्री हो। और मैं यह भी आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में वे मुख्यमंत्री तक भी अपनी आवाज उठा सकते हैं।
मेरे को ये बहुत अच्छी लगी कि उनमें ये जज्बा है, क्योंकि समस्या तो सब बता देते हैं कि जी मेरे गांव की ये समस्या हो, पर भाई तो उसे समाधान करेंगे कैसे। मैं और सरपंच साहब से यही पूछना चाहता हूं, पर मैंने जैसे देखा है कि 5-7 और भी लोग खड़े हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कैसे। नहीं ना जी, बस हाथ जोड़ के हमें वोट दे दो। भाई वोट हम कोई फ्री में तोड़ी दे दें, तेरी काबिलियत तो देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा तो खामी गाँव के दर्शकों को और 2-4 गाँव के जो इधर उधर है या और भी जहाँ पे भी सरपंच पद के चुनाव हो रहे हैं, वो यही देख लें कि वो जो तुम्हारा उम्मीदवार है उसमें इतनी काबिलियत है कि वो और भी आगे के अधिकारियों के आगे, विधायक लेवल की बात हो या MP लेवल की हो या फिर मुख्यमंत्री तक आपकी बात उठा सके। जब भी आपका गांव विकसित हो सकता है, वो सिर्फ उसके पास भी फंड जब ही आएगा जब वो बोलेगा। और इस बात को आगे रखते हुए मैं राहुल जी आपको एक बात बताऊं, माँ भी दूध जब ही पिलाती है जब बच्चा रोता है। जब आपके गांव से आवाज ही नहीं उठेगी, आपका सरपंच आवाज ही नहीं उठाएगा, आपका सरपंच जब आवाज ही नहीं उठाएगा तो फंड कहां से ला देंगे। तो मैं आपसे, जैसा कि मैंने अभी देखा है, यहाँ के हमारे पीछे युवा साथी भी हमारे साथ खड़े हैं, उनमें जैसे उनकी टैलेंट देखा है, उनमें इतनी प्रतिभाशाली है, इतनी उनमें प्रतिभा है। अगर हमारे जैसे रमन जी ने कहा है कि हम गांव को एक अच्छा स्टेडियम देंगे, अगर वो स्टेडियम दे देंगे ना तो पायलों की झुंझुनाहट ही नहीं सुनेगी गाँव में, मेडलों की भी झुंझुनाहट सुनाने का कार्य करेंगे हमारे युवा साथी। ये किसी के इनको नौकरी पसंद। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, भाइयों आपको किसी की नौकरी करना पसंद है? ना है? नहीं। बिल्कुल। अपने दम पे मेडल ला के दिखाओगे गांव को? दिखाएंगे जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बार प्रयास करो, पूरी मेहनत करो और घर घर तक जाओ और रमन जी की बात हर घर तक पहुंचाओ। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि पूरे गांव को ये पता चले कि रमन जी का विचार क्या है, और सबको ये पता चल जाएगा ना। और इस बार इतने मार्जिन से रमन जी को विजय बनाओ, इतने मार्जिन से विजय बनाओ कि पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में कोई सरपंच इतने मार्जिन से विजय ना बने। रमनदेव शर्मा, रमनदेव शर्मा, रमनदेव शर्मा, बलभागी बिहारी लाल की जय। तो आज आपने देखा कि हम खामी गांव आए और खामी गांव के भाई रमनदेव शर्मा जी के हमने काफ़ी तीखे सवाल उनसे किए और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे जवाब दिए। अगर आप भी कोई सरपंच, पंच और जिला परिषद का इंटरव्यू हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।